हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉपिक है हमारा, वो है प्रोफेशनल एथिक्स पे। ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर या प्रोफेशनल एथिक्स में जो एडवोकेट्स एक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मुझे डिमांड आई थी किसी स्टूडेंट की, उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ और बाकी सबके लिए भी, कि उन्होंने मुझे बोला था कि जब एडवोकेट्स को कुछ पनिशमेंट्स होती हैं और उनके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, मतलब अगर उनका प्रोफेशनल या कोई अदर मिसकंडक्ट हो जाता है एडवोकेट से, तो उसके लिए पनिशमेंट्स और उनके अगेंस्ट रेमेडीज़ क्या हैं, उनके लिए मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एडवोकेट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम मिलेगा आपको। ये मेरे पास जो बुक है, मैं उसी में से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आपको इसमें से नोट्स दे रही हूँ क्लियरली और हिंदी में समझा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर टॉपिक पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई डिमांड स्पेशल हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पनिशमेंट बताती हूँ इसके अंदर। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए जो फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट एन एडवोकेट में बी ऑर्डर्ड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35(3) ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। आप इसी को देख के अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, बनाते जाइए, लिखते जाइए या सुनते जाइए, समझते जाइए। तो अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 3 एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जब पनिशमेंट दी जाती है, इसी सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी जाती है जब किसी प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट कोई एडवोकेट के थ्रू हो जाता है, उनसे अगर कोई मिसकंडक्ट होता है और उसके लिए ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, एडवोकेट में बी ऑर्डर्ड एज फॉलोज। क्या क्या ऑर्डर उन्हें दी जाते हैं अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई मिसकंडक्ट होता है। पहला होता है रेप्रीमेंट द एडवोकेट, मतलब डांटना। मैंने पहले ही इसलिए मीनिंग लिखा हुआ है, रेप्रीमेंट द एडवोकेट। उनको डांट के भी, अगर छोटा सा मिसकंडक्ट है तो जज उनको जस्टिस डांट सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, अगर उससे बड़ा कुछ उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, उसके लिए उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस से सस्पेंड किया जा सकता है फॉर सच पीरियड एज इट मे बी डीम फिट। मतलब उन्हें लगता है कि इनको एडवोकेट ने मिसकंडक्ट ऐसा किया है कि उन्हें 1-2 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए प्रैक्टिस से, तो वो जजेस कर सकते हैं जिनकी कोर्ट में या जिसके साथ मिसकंडक्ट हुआ हो, जिस कोर्ट में, जिस जज के साथ। थर्ड है रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मिसकंडक्ट हुआ है, कई बार ऐसा हो जाता है कि एडवोकेट्स अपना आपा खो देते हैं, दे डू नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। ठीक है, अपने बिहेव पे या अपने कंडक्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाते, देन दे कैन बी रिमूव्ड, देयर नेम कैन बी रिमूव फ्रॉम द एडवोकेट्स फ्रॉम स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स। उनका जो स्टेट रोल होता है, जिसके अंदर उन्होंने अपना नाम एनरोल करवा रखा होता है। ठीक है, एनरोलमेंट करवाना पड़ता है ना एग्जाम देने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट होता है, तभी तो आप एडवोकेट बनते हो। LLB करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आपको बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना जरूरी है। उसमें आप पास हो जाते हैं, तभी आपका नाम स्टेट रोल में, जिस स्टेट रोल में आपने अपना नाम एनरोल करवाना है, वहाँ पे आपका नाम हो जाता है। तो फिर अगर कोई ऐसा मिसकंडक्ट होता है, एडवोकेट्स के हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हीनियस हो जाता है, या कोर्ट को लगता है कि इनका नाम ही स्टेट रोल से हटा देना चाहिए, तो वो ये कर सकते हैं। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, फिर उसमें आगे क्या है मैं बताती हूँ। उसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 में क्या बताया गया है कि वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर दिस चैप्टर रेप्रीमेंडिंग और सस्पेंडिंग एन एडवोकेट, अ रिकॉर्ड ऑफ द पनिशमेंट शैल बी एंटर्ड अगेंस्ट हिज नेम। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर जो ऊपर वाला जो दो पॉइंट है, ए और बी, कि भी उनको डांट दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है एडवोकेट को, तो उनके नाम के आगे रजिस्टर जो है रोल का, स्टेट रोल का, उसके नाम के आगे ये रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि इनको इस डेट पे इस वजह से, इनको मिसकंडक्ट की वजह से ये डांट पड़ी है या उनको इतने टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये उनके आगे लिखना उनके स्टेट रोल में जरूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रही हूँ। इन द केस ऑफ एन एडवोकेट हुज नेम इज एंटर्ड इन द स्टेट रोल, अगर उनका स्टेट रोल जिस स्टेट रोल में उनका नाम एडवोकेट्स का एंटर्ड है,
इन दैट रोल, उस रोल के अंदर, एंड वेयर एनी ऑर्डर इज मेड रिमूविंग एन एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस हिज नेम शैल बी स्ट्रक ऑफ द स्टेट रोल। जैसे कि उन्होंने ऊपर से कह दिया था सी पॉइंट में कि उनका नाम ही स्टेट रोल से हटा देंगे, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसी पर्टिकुलर स्टेट रोल से उनका फिर नाम हटा दिया जाता है, ठीक है ना। वो फिर प्रैक्टिस में लाना पड़ता है कि अगर ऐसा ऑर्डर पास हो गया है कि उनका नाम हटा दिया जाए, तो फिर जिस स्टेट में उन्होंने एनरोलमेंट करवा रखा है एडवोकेट ने अपना, उनका नाम वहाँ से काट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। वेयर एनी एडवोकेट इज सस्पेंडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस, जहाँ पे ये रिमूव हो गए हैं, कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया था, तो सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू हिम अंडर सेक्शन 22, तो फिर इस बेसिस पे उनके लिए सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सेक्शन 22 के अंडर, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एनरोलमेंट शैल बी रिकॉल्ड। मतलब कि भाई उनको अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो उनका सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई रिस्पेक्ट ऑफ एनरोलमेंट शैल बी रिकॉल्ड, मतलब एनरोलमेंट दोबारा से रिकॉल की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो अंडर सेक्शन 22 उनको एक सर्टिफिकेट इस चीज़ का दिया जाता है, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट, रेमेडीज, ठीक है फ्रेंड्स। भाई अब रेमेडीज तो हर चीज़ में है, जहाँ जहाँ पनिशमेंट है वहाँ रेमेडीज तो है ही। आईपीसी में भी पढ़ लीजिए, सीआरपीसी में भी पढ़ लीजिए, कोई भी हो, रेमेडीज तो होती हैं। तो रेमेडीज़ क्या है इन पनिशमेंट, जो आपने ऊपर सारी पनिशमेंट्स पढ़ी हैं, इनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं। रेमेडीज़ हैं, द एडवोकेट्स एक्ट 1961 प्रोवाइड करता है रेमेडीज़ इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो पनिशमेंट प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के लिए एडवोकेट्स को दी जाती है। क्या रेमेडीज़ है? नंबर 1 है रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स बाय डिसिप्लिनरी कमेटी, मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी, ये जो ऑर्डर्स ऊपर दिए गए हैं जितने भी अभी आपने पढ़े, ये सारे डिसिप्लिनरी कमेटी ही देती है, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी का मतलब होता है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, कोई भी पनिशमेंट या कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट होता है तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी ही ऑर्डर देती है, और उस ऑर्डर के लिए क्या है, रिव्यू करना। पहला पॉइंट, रिव्यू कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961, डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बार काउंसिल की में ऑफ इट्स ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू करेगी एनी ऑर्डर विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ दैट ऑर्डर पास्ड इट बाय इट अंडर दिस चैप्टर। इसमें यह कहा गया है कि भाई अंडर सेक्शन 44 में ही एडवोकेट डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बार काउंसिल की में अपना खुद का मोशन लेके अदरवाइज मतलब रिव्यू करेगी ऑर्डर को, 60 डेज के अंदर ही अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। उसके बाद क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ रिव्यू ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल शैल हैव इफेक्ट अनलेस इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई ऑर्डर उन्होंने रिव्यू का लिए दे दिया गया है, सच ऑर्डर ऑफ रिव्यू डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल शैल हैव इफेक्ट, मतलब कोई ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि वो बार काउंसिल से अप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। बार काउंसिल सबसे पहले ऑर्डर को अप्रूव करेगी रिव्यू करने के लिए, तभी रिव्यू कर पाएगी डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इंक्लूड किए हैं उन्होंने कुछ रूल्स फॉर मेकिंग रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स, मतलब इन ऑर्डर्स को रिव्यू करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे रिव्यू करेगी उसके लिए कुछ बार काउंसिल ने रूल्स बना रखे हैं, और वो रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, ठीक है। चैप्टर 2 जो है वो पार्ट 7, ठीक है, पार्ट 7 का चैप्टर 2 जो है वो डील करता है रूल्स के अंदर फॉर रिव्यू अंडर सेक्शन 44। सेक्शन 44 के लिए रूल्स रिव्यू करने के लिए, ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए रूल्स जो बनाए गए हैं वो क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं उसके बारे में आपको आगे बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप बताती हूँ मैं आपको क्या रूल्स हैं। फर्स्ट है एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अंडर सेक्शन 44 द एक्ट ऑफ द एक्ट शैल बी इन फॉर्म ऑफ पिटिशन ड्यूली साइंड एंड सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट accompanied by the prescribed fee and filed within 60 days from the date of order sought to be reviewed। मतलब जो ऑर्डर रिव्यू होना है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पिटीशन फाइल कर सकते हो जो कि एफिडेविट बना होगा, जो एफिडेविट की फॉर्म में होगी और जिसको जो साइंड होगी, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो उसकी है, आप उसको फ़ी भी देनी पड़ेगी आपको उसकी, ठीक है। और 60 डेज़ के अंदर अंदर वो आपको देनी है, जब से ऑर्डर आया उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर आप एक पिटीशन की फॉर्म में एक एफिडेविट फाइल करेंगे। सेकंड पॉइंट है एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय, और जितनी भी एप्लीकेशन जाएगी, जो भी एप्लीकेशन जाएगी उसके साथ क्या क्या चीज़ें लगनी है, अकम्पनीड बाय मतलब क्या क्या पेपर्स लगेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो आपको ऑर्डर आया है आपके लिए, ठीक है, वो उसकी कॉपी लगेगी। 5 एडिशनल कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन, 5 एडिशनल कॉपीज और लगेंगी इसी एप्लीकेशन की जो आप फाइल कर रहे हो, और एफिडेविट हो गया उसके साथ, और द ऑर्डर भी, ठीक है।
ऑर्डर भी लगेगा। थर्ड है इफ़ देयर आर मोर रेस्पोंडेंट, अगर बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को रेस्पॉन्ड करना है, इकट्ठी सज़ा हुई है, पनिशमेंट मिली है, देन वन एज मैनी एडिशनल ट्रू कॉपीज, जितने भी लोग हैं उन सबकी भी अलग अलग कॉपी इसके साथ जाएगी, ठीक है, मे बी नेसेसरी होगी। थर्ड पॉइंट में बोला गया है एवरी सच एप्लीकेशन शेल सेट आउट द ग्राउंड्स, मतलब हर एप्लीकेशन में ग्राउंड्स लिखे जाएंगे ऑन विच द रिव्यू होना है। रिव्यू के लिए जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है ना, रिव्यू के लिए दे रहे हो कि भाई आप अपने ऑर्डर पे फिर से रिव्यू कर लीजिए हमारे लिए जो आपने ऑर्डर दिया है, तो शेल फर्दर स्टेट वेदर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ वाज फाइल्ड एंड इज स्टिल पेंडिंग। इसमें ये लिखा जाएगा रिव्यू के लिए, जब आप एप्लीकेशन दोगे उसमें ग्राउंड्स लिखी जाएंगी उसकी, और कि भाई क्या हुआ था, आपने ऑर्डर दिया है। शेल फर्दर स्टेट, ये भी लिखा जाएगा वेदर कोई इसके अंदर कोई उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है, आपके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है तो पेंडिंग तो नहीं है, और अगर पेंडिंग नहीं है तो इसका मतलब अगर कोई रिजल्ट उसका आ गया है एंड पेंडिंग स्टिल पेंडिंग और द रिजल्ट देयर ऑफ एज द केस में भी कोई रिजल्ट तो नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड्स उसके अंदर आपको एप्लीकेशन के अंदर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है ये एडवोकेट्स के लिए एक्ट है, एडवोकेट्स के लिए है जिनको ये डिसिप्लिनरी कमेटी से जो उनको ऑर्डर आया है पनिशमेंट का, उसके अगेंस्ट रिव्यू के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। रिव्यू के लिए आप पिटीशन फाइल करोगे और उसकी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अटैच करना है और क्या क्या उसमें आपने ग्राउंड्स लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर इफ एनी डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल डज नॉट समरीली रिजेक्ट द एप्लीकेशन, मतलब अंडर सेक्शन 44 में अगर डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बार काउंसिल के अंडर ही आती है डिसिप्लिनरी कमेटी, याद रखना बहुत सारी कमेटीज आती है, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, ये बार काउंसिल की कमेटीज कौन कौन सी हैं पूरी डिटेल में दे रखा हुआ है, फंक्शंस भी इनके सारे बार काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको उसके रिलेटेड देखना हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इसलिए आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी अगर आपका ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं करती, एप्लीकेशन को जो आप दे रहे हो उसको रिजेक्ट नहीं करती है, ठीक है, डज नॉट समराइटली रिजेक्ट द एप्लीकेशन, 44 सेक्शन के अंडर आप जो के अंदर ही एप्लीकेशन जाती है, उसको नहीं किया रिजेक्ट, और वो चाहती है कि इसके ऊपर एक्सरसाइज कर दी जाए, एक्सरसाइज पावर अपनी एक्सरसाइज की जाए, अपनी पावर यूज़ की जाए, तो सेक्रेटरी जो होता है बार काउंसिल का वो इशू करेंगे नियरली एज मे बी इन द फॉर्म के, मतलब एक फॉर्म के इशू करेंगे, ठीक है, नोटिस टू द पार्टीज, ताकि नोटिस दिया जाए पार्टीज को, एंड टू द एडवोकेट जनरल को भी दिया जाएगा जो इससे कंसर्न है, और या फिर द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इसमें होंगे वो ऑफ इंडिया के, इन द केस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस के लिए मतलब फॉर्म के इशू किया जाएगा, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की गई है तो उसके लिए पार्टीज को नोटिस इशू किया जाएगा और इनको भी नोटिस दिया जाएगा कि ये केस में चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है, फिफ्थ के 1 में बोला गया है कि अगर इफ आफ्टर द हियरिंग रेफर्ड टू इन रूल 4, मतलब रूल 4 में जो लिखा गया है हियरिंग का ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी जो होगी स्टेट बार की, डज नॉट डिसमिस, एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं करेगी और डिसाइड करेगी कि एप्लीकेशन फॉर रिव्यू के लिए शुड बी अलाउड की जाएगी, द कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद द रेलिवेंट रिकॉर्ड शैल बी सेंड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। अगर वो उसके लिए डिसाइड कर देती है कि डिसमिस नहीं की है तो फिर उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्रूवल के लिए भेज देगी कि भी अप्रूव कर दिया जाए, ये एप्लीकेशन आई है, इसका क्या करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो फिफ्थ का बताया गया, इसमें बोला है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव कर देगी ऑर्डर को, ठीक है, कर देती है अपने बार काउंसिल को के ऑर्डर को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑर्डर को कर देती है। डिसिप्लिनरी कमेटी जो है स्टेट बार काउंसिल की, क्योंकि हर स्टेट की अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है ना, तो वो फिर आगे बार काउंसिल के अंदर काम करती है, तो स्टेट बार काउंसिल से डिसिप्लिनरी कमेटी में जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी जो जिस स्टेट के अंदर ये हुआ है मिसकंडक्ट, उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो कम्युनिकेट करेगी ऑर्डर टू द पार्टीज को, ठीक है ना। फिर उन पार्टीज को जो पार्टीज हैं इस केस में उनको एक कम्युनिकेशन मतलब नोटिस भेजा जाएगा, इफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट अप्रूव इट, कि भाई ये बताया जाएगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया है। द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल शैल मेक इट ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द पार्टीज, भाई अप्रूव नहीं किया है और एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया है, ये बताने के लिए एक ऑर्डर बार काउंसिल जो है पार्टीज को भेज देगी डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया जो डिसीजन होगा डिसिप्लिनरी कमेटी का ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर रिव्यू, मतलब एप्लीकेशन जो रिव्यू के लिए आई है ऑफ इट्स ऑर्डर शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज।
जो भी डिसीजन डिसिप्लिनरी कमेटी का आएगा वो ऑन एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसका जो भी डिसीजन डिसिप्लिनरी कमेटी ने बनाया है वो ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा पार्टीज को कि भाई आपका डिसमिस कर दिया गया है या अप्रूव हो गया है या क्या हुआ है। ये एक वो जो भी डिसीजन आएगा वो कम्युनिकेट मतलब कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा पार्टीज को। फिर नेक्स्ट 7 पॉइंट में कहा गया है कि इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, जो भी प्रोसीडिंग हुई है इस चैप्टर के अंदर, अनलेस डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज द केस में बी अदरवाइज डिसाइड, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है या स्टेट बार काउंसिल या और डिसिप्लिनरी कमेटी जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी केस होगा अदरवाइज डिसाइड करेंगे, वो पार्टीज में अपियर बाय द एडवोकेट हु शैल फाइल अ वकालतनामा साइन बाय द पार्टी, मतलब फिर वो एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में अपियर होंगे वहाँ पे, ठीक है, डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने अपियर होंगे वकालतनामा साइन करके के बाद में, ठीक है, वकालतनामा साइन करके एडवोकेट उनको लेके आएगा पार्टीज को। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट था रेमेडीज का रिव्यू होगा ऑर्डर का। अब मैं आपको ये रूल्स तो मैंने अभी आपको सारे बता दिए, ठीक है, ये प्रोसीजर था उसका डिसिप्लिन कमेटी के लिए एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए। अब इसके बाद में क्या सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि अपील जो है टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप डिसिप्लिनरी कमेटी के बाद में आप अपील डाल सकते हो, अगर वहाँ पे डिसमिस हो गई तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील डालोगे। वो किस में डालोगे, अंडर सेक्शन 37 के अंदर एडवोकेट कैन अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो 44 के अंडर में थी, आपकी रिव्यू के लिए आपने एप्लीकेशन डिसिप्लिनरी कमेटी में डाली थी स्टेट बार काउंसिल में। अब आप अपील डाल रहे हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हेड होता है स्टेट बार काउंसिल का, ठीक है। तो स्टेट बार काउंसिल में तो जूनियर हो गया, वहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी ने डिसमिस अगर कर दी है तो आप यहाँ पे डालोगे, अपील डालोगे। इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट में कहा कि अगर कोई एग्रीड पर्सन है बाय एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल, आ गई ना वही बात भाई, सेक्शन 35 में जो उन्हें पनिशमेंट मिली थी, एग्रीड पर्सन है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल का जो है वो क्या करेगा, या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का एडवोकेट जनरल में विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू हिम, मतलब एडवोकेट जनरल को भी ऑर्डर गया था, एक कॉपी गई थी, और एग्रीड पार्टी को भी गई थी, है ना, जिसको पनिशमेंट मिली है, तो वो क्या करेंगे, प्रेफर एन अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील डालेंगे, ठीक है। सेकंड में बोला गया है एवरी सच अपील शैल बी हर्ड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, पहले स्टेट बार काउंसिल की थी, ठीक है ना, तो वो वहां से अपील डिसमिस हो गई थी, तो आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो इसकी हर अपील को सुनेगी, हर्ड बाय, ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, विच में पास सच ऑर्डर, फिर वो पास करेगी एक ऑर्डर इंक्लूडिंग एन ऑर्डर वेरिंग द पनिशमेंट, फिर एक ऑर्डर देगी जो अलग होगा, पनिशमेंट अवार्ड की गई थी स्टेट बार काउंसिल की से जो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो ऑर्डर पास किया था उससे थोड़ा सा अलग ऑर्डर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी पास करेगी, जैसा उन्हें ठीक लगेगा। इसमें यह भी कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट नो फर्दर ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल शैल बी वैलिड, कोई ऑर्डर जो फिर होगा जो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर अलग नहीं आएगा बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब क्योंकि ये हेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी, जो अब ये ऑर्डर देगी वो ऑर्डर उनसे स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी से अलग नहीं होगा, सो एज टू प्रेजुडिस अफेक्ट द पर्सन एग्रीड विदाउट गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ताकि उस पार्टी को सुने बिना आप उसको आगे कुछ ऑर्डर नहीं देंगे, उसको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसकी बात सुनने के लिए, ठीक है। वो भी तो अपनी बात रखेगा ना, हर पार्टी को राइट दिया जाता है, कोई चाहे क्रिमिनल केस हो तो क्रिमिनल केस में भी एक्यूज्ड को भी, जो अपराधी भी होता है, तो उसको भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके भी बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है ना। जैसे अरेस्टेड पर्सन के राइट्स होते हैं ना सीआरपीसी में या आईपीसी में, तो ध्यान रखिएगा हर एक पर्सन के अपने राइट्स होते हैं। जब एक क्रिमिनल के राइट्स हैं हर तरह के, अगर आपको वो सुनने हैं ना क्रिमिनल के राइट्स, तो उसका मैं वीडियो आपको बना के दूंगी, आप मुझे बताइएगा। तो वैसे ही इनके भी हर एक के राइट हैं, ठीक है ना, तो इनकी भी बात सुनने का मौका दिया जाएगा। फिर कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हैज फ्रेम्ड रूल्स, उन्होंने जो है रूल्स बना रखे हैं। चैप्टर 1 के अंदर पार्ट 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के नाम से बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। रूल्स बना रखे हैं कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफ अंडर सेक्शन 37, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट में, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अपील के लिए, ये स्पेशली अपील के लिए हैं, सेक्शन 37 के अंदर जो रूल्स बना रखे हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, वो सारे अपील से रिगार्डिंग है।
ठीक है, अपील में क्या क्या होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या क्या होगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। रूल 19 से स्टार्ट है ये वाले, और ये इसमें कहा गया है कि भाई काउंसिल है जो प्रोवाइड करेगी रूल, उसके लिए एक फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम होगा, फॉर्म बनाया हुआ है पूरा, आप अपील जैसे फाइल करनी है। इसके अंदर 21 सेट एज रूल 21 के अंदर मेमोरेंडम है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगी। पूरा का पूरा वैसा का वैसा आप उसको रख सकते हैं, मतलब मेमोरेंडम उसी फॉर्म में आप बनाएंगे। फिर वो अपील जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी, कंपनी उसके साथ ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन इंग्लिश, उसके अंदर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट है। इन एनी अपील फाइल्ड अंडर 37(1) में जो अगर अपील कोई गई है ऑफ द एक्ट में, तो ऑल पर्सन वर पार्टीज टू द ओरिजिनल प्रोसीडिंग, मतलब सारे पर्सन जो है पार्टीज होंगे ओरिजिनल प्रोसीडिंग में। शैल अलोन बी इम्प्लीडेड एज पार्टीज, सारे के सारे पार्टीज ही माने जाएंगे जितने ज़्यादा पर्सन है तो। थर्ड में बोला गया सेव्स एज अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द काउंसिल इन एन अपील बाय द एडवोकेट अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35 इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेनेंट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लेनेंट शैल बी मेड पार्टीज। अगर डिसिप्लिनरी कमेटी का कोई ऑर्डर गया है अपील का, एडवोकेट का अगेंस्ट एन ऑर्डर 35 के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई रिव्यू के लिए है, अपील डाली है आपने अगर कोई, तो उसमें क्या है, बार को उसमें अगर उस पर्सन की कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है, अगर ठीक है ना, अगर डेथ हो जाती है जिसने अपील एप्लीकेशन डाली हुई है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो कंप्लेंट का वो पार्टी माना जाएगा फिर। ठीक है, ये तो था रूल 19। अब है रूल 20। रूल 20 में कहा कि क्या कहा गया, एन अपील मे बी प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट और हिज एडवोकेट। जो भी अपील डालेगा वो अपीलेंट होगा, अपील डालने वाला, या फिर उसका एडवोकेट भी डाल सकता है, या फिर उसका रिकॉग्नाइज एजेंट इन द ऑफिस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज एजेंट भी कर सकता है, या फिर वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, ड्यू सो एज टू रीच द सेक्रेटरी, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पास पहुंचना चाहिए वो अपील। ठीक है, कोई भी भेज सकता है, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी हो, एडवोकेट भी। ठीक है, बिफोर द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन। ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे इसके रूल्स, जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम के अंदर सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में आपकी ये अपील का पहुंच जाना चाहिए एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी, फिर उसके बाद बोला गया सेकंड पॉइंट में, एनी अपील में बी एडमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इफ द अपीलेंट सेटिस्फाइज द डिसिप्लिनरी कमेटी दैट हैज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील। मतलब उसके लिए अगर लिमिटेशन पीरियड से बाहर चला गया है, मतलब जितना टाइम, जैसे 60 डेज का टाइम दिया हो अगर अपील के लिए, तो वो उस टाइम के बाद में अगर भेज रहा है तो सफिशिएंट कॉज, उसके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए बताने के लिए कि किस वजह से उन्होंने डिले हो गया उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बताती हूँ आपको इसमें क्या कहा गया है, द अपील विद इन सच पीरियड एनी सच एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले शैल बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट। मतलब वो अगर कोई रीजनेबल डिले बता रहे हैं कि आपने इतने दिन लेट क्यों किया, आपने इतने दिन का टाइम था आपको अपील के डालने के लिए, तो आपने लेट क्यों हुआ आपसे, तो फिर वो उसके लिए एफिडेविट में रीजन, वैलिड रीजन बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने